नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं इन दिनों और हमने पिछले 6 अध्यायों पर बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो 6 की 6 अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम अध्याय 7 पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का ये वीडियो वचन पर आधारित होने वाला है, जो कि संज्ञा विकार के अंतर्गत आता है। नाउन डिक्लेंशन के अंतर्गत आता है नंबर। ठीक, तो आज हम चैप्टर 7 की बात करेंगे, जिसमें हम वचन को समझेंगे। एक वचन, बहुवचन। हिंदी में हम अक्सर एक वचन और बहुवचन को पढ़ते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। संस्कृत में द्विवचन भी होता है। खैर, अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए हैं। इन 4 वाक्यों को हम पढ़ेंगे और ध्यान देंगे इनमें होने वाले 2 बड़े परिवर्तन को। पहला परिवर्तन क्या होगा? हम देखेंगे कि इसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है इन वाक्यों में। दूसरा परिवर्तन ये देखेंगे कि एक वचन से हट करके जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो जिस शब्द को एक से बहुवचन में बदलते हैं उसके बाद वाले शब्दों पर या पदों पर कहना चाहिए मुझे, क्या असर पड़ता है या क्या असर नहीं पड़ता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पहला वाक्य क्या लिखा है? लड़का खेल रहा है। वहीं पर इसके सामने वाक्य दिया है, लड़के खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में पहले खेल रहा है लिखा था, फिर खेल रहे हैं हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाक्य में लड़का था और दूसरे वाक्य में लड़के का प्रयोग हमने किया है। तीसरा वाक्य है लड़की पढ़ रही है और चौथा है लड़कियां पढ़ रही हैं। यहाँ पे पढ़ रही है में तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो है उसमें यहाँ पे बिंदी आ गई है। आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिख के कि जब लड़की पढ़ रही है हम लिखते हैं तो वहाँ पे है पे बिंदी नहीं है, लेकिन जब लड़कियाँ पढ़ रही हैं हमने लिखा है, बहुवचन का प्रयोग किया है, तो है पे बिंदी लग गई। अब हम आगे देख रहे हैं इन वाक्यों के बारे में लिखा है कि ये जो वाक्य ऊपर दिए हैं इनमें पहले और तीसरे नंबर का जो वाक्य है जिसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि लड़का और लड़की ऐसे शब्द हैं जो एक के होने का बोध कराते हैं। एक लड़का और एक लड़की, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में हुआ है। वहीं पर अगर वाक्य क्रमांक 2 और 4 की बात करें तो इसमें लड़के और लड़कियों जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि बहुवचन के रूप में अपने आप को हमें बता रहे हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको वचन की परिभाषा देनी है कि वचन होता क्या है, तो आप क्या परिभाषा देंगे? वही जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, बहुत ही सरल परिभाषा है। लिखा है कि वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या एक से अधिक का बोध हमें कराता है। मुझे उम्मीद है आपने संज्ञा पर जो हमने वीडियो बनाया था वो ज़रूर देखा होगा, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वचन के भेद की, यानी वचन के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, टाइप्स उसके। तो देखिए, 2 वचन हैं जो हमें हिंदी में पढ़ना है मुख्य रूप से। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ये वीडियो देखने के बाद में वचन से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक वचन की बात करते हैं। बहुत ही सरल है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, एक पदार्थ, एक प्राणी या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़की, पुस्तक, कविता, गाड़ी आदि, ये सब कैसे शब्द हैं? एक वचन है। जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक की बात की जा रही है। फिर है बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप में एक से अधिक, बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही। ठीक, तो एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों, व्यक्तियों का जब बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियां, पुस्तकें, कविताएं, गाड़ियां। आप देख रहे हैं जब हमने इसे बहुवचन में बदला तो कुछ शब्द तो ऐसे थे जिनमें हमने आ जोड़ा और कुछ ऐसे हैं जिनमें हमने ए जोड़ा।
क्या कोई दूसरा तरीका भी है एक से बहुवचन में बदलने का किसी शब्द को? चिंता मत कीजिए, उन सब की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे एक और टॉपिक दिया है वचन की पहचान, कि वचन को पहचाने कैसे। तो इसमें यहाँ पे हमें बताया है कि शब्दों के वचन पहचानने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जो संज्ञा शब्द हैं या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, वो शब्द हैं, उनके द्वारा हम पहचान सकते हैं। दूसरा, वाक्य में जो क्रिया है उसके द्वारा भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। अब सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा कैसे पहचान करेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भाई, जब कोई चीज़ हम समझ रहे हैं तो फिर क्यों ना उसके उदाहरण भी देखें, क्योंकि उदाहरण से परिभाषा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण से चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, है ना? और जो विषय है वो हमारे जहन में मजबूती के साथ पकड़ बनाने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है संज्ञा और सर्वनाम से कैसे पहचान करेंगे। पहला वाक्य है कन्या खेल रही है। दूसरा है कन्याएं खेल रही हैं। तीसरा है वह पढ़ रहा है। और चौथा है वे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कन्या जो है ये एक वचन है और कन्याएं जो हैं वो क्या है? बहुवचन है। दोनों क्या है? कन्या, कन्याएं, संज्ञा ही तो है। और जो वह लिखा है तीसरे वाक्य में वो क्या है? वो एक वचन है। और जो वे लिखा है वो बहुवचन है। ये दोनों सर्वनाम है। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का बोध सरलता से हो जाता है, संज्ञा के द्वारा भी और सर्वनाम के द्वारा भी। हमने ये भी देखा था कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा भी वचन की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं ना एक वचन और बहुवचन में समान होती है, एक समान होती है, जो नहीं बदलती। जैसे शेर, शेर आ गए, शेर आ गया। देखिए, शेर तो बदला ही नहीं। तो जब संज्ञा और सर्वनाम से पहचान करना कठिन हो जाए तब क्या? तब क्रिया के द्वारा वचन पहचाने जाएंगे। जैसे शेर आ रहे हैं और शेर आ रहा है, तो इसमें जो रहे हैं और रहा है ये क्या है? ये क्रिया है। आ रहे हैं, आ रहा है, क्रिया है ना ये। तो इससे पता चल रहा है कि एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की बात हो रही है। इसके कुछ उदाहरण दिए थे यहाँ पे कि ऐसे जो संज्ञा है जो कि जिनसे पता नहीं लगाया जा सकता कि वो एक वचन है या बहुवचन है, उसके नाम है शेर, हाथी, फूल, कमल, अध्यापक, नेता आदि। अब देखिए एक वचन और बहुवचन में फ़र्क कैसे दिया है। हाथी गन्ना खा रहा है, और वहीं बहुवचन में अगर लिखेंगे तो हाथी गन्ने खा रहे हैं। तो यहाँ पे खा रहा है और खा रहे हैं, ये हमें मुख्य रूप से क्या बता रहे हैं? एक वचन और एक वचन और बहुवचन का होना। अध्यापक पढ़ाता है और अध्यापक पढ़ाते हैं, दोनों में क्या है? एक बुनियादी फर्क है ना। आप समझ पा रहे हैं? अध्यापक पढ़ाता है और अध्यापक पढ़ाते हैं, दोनों में फर्क है। फिर है यहाँ शेर रहता है और यहाँ लिखा है यहाँ शेर रहते हैं, दोनों में फ़र्क है। रहता है और रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में लिखा है इन वाक्यों में हाथी, अध्यापक और शेर एक वचन तथा बहुवचन का ज्ञान उनके साथ प्रयुक्त क्रियाओं के वचनों से हो जाता है, जो क्रियाओं के वचन उनके साथ उपयोग में लाए गए हैं उनके द्वारा। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अब ध्यान से इस शीर्षक को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे एक वचन होगा उसकी जगह पे हमें बहुवचन का प्रयोग करना इसमें संभवतः सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा कि कैसे होता है। ये बात आप समझ गए ना कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे अभी आप। जैसे आदर या सम्मान दर्शाने के लिए ऐसा होता है। कैसे? जैसे सम्मान प्रकट करना है किसी के प्रति, तो एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण लिखा है श्री राम अयोध्या में रहते थे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है इसमें हमने आदर प्रकट किया है, सम्मान प्रकट किया है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चले गए, ऐसा हमने नहीं कहा कि कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चला गया, हमने कहा श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चले गए।
तो आप समझ गए कि हमने किस तरह से सम्मान या आदर की भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है। इसके अलावा बड़प्पन, अधिकार या अभिमान दर्शाने के लिए भी ऐसा करते हैं हम। अब आप कहेंगे अभिमान दर्शाने के लिए भला हम ऐसा कैसे करते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, उसमें जब मैं की बात करती होती है ना, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा, हम घूमने जा रहे हैं। ऐसा भी कह सकते थे, मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन क्या कहा, हम घूमने जा रहे हैं। अमित ने शुभांगी से कहा, हम मेयर साहब के साहबजादे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि या तो आदर या सम्मान दर्शाने के लिए हम एक वचन से बहुवचन का प्रयोग करते हैं एक वचन के स्थान पर, या फिर बड़प्पन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, या अभिमान के लिए दर्शाने के लिए ऐसा हम करते हैं। कभी कभी हम शिष्टाचार या फिर लोक व्यवहार दर्शाने के लिए भी ऐसा करते हैं। जैसे आप ज़रूर आइएगा, तो यहाँ पे ऐसा भी कह सकते थे कि तुम्हें आना है, लेकिन हम कह रहे हैं आपको आना है, तो हम यहाँ पे लोक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, शिष्टाचार दर्शा रहे हैं, है ना। जैसे किसी से कहो तू आया नहीं रे, उसकी अपेक्षा हम कहते हैं तुम आए नहीं या आप आए नहीं, इस तरह से। तो तू कब आया या तुम कब आए, आप कब आए। अब तेरा ही सहारा है, यानी अब तुम्हारा, यानी अब आपका ही सहारा है। इस तरह से भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करना। अब बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कई बार क्या होता है ना, जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध हमें कराने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ जातिवाचक शब्द जो किसी जाति को प्रकट करते हैं। जैसे कि शेर, जब मैं शेर कहता हूँ तो ये एक संज्ञा तो है ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शेर की बात नहीं की कि वो कौन सा शेर है, कोई भी हो सकता है XYZ। तो ये एक जाति सूचक शब्द भी तो है। जैसे आम, कोई भी आम हो सकता है ना, वैसे ही। तो कई बार ये जो जातिवाचक शब्द हैं ये एक वचन में ही बहुवचन का बोध भी हमें कराते हैं। जैसे मुंबई का केला प्रसिद्ध है, उनके पास 1,00,000 रुपया है। अब इन वाक्यों में केला और रुपया बहुवचन शब्द तो हैं, लेकिन इनके लिए एक वचन शब्दों का ही प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की अगर हम बात करें, जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनका कभी भी बहुवचन में प्रयोग किया ही नहीं गया, वो कौन से हैं? वो शब्द हैं जैसे माल, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, बालू, सामान, सहायता आदि। ये सभी वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के लिए करते हैं, कभी भी बहुवचन के लिए नहीं किया। जैसे अगर आकाश शब्द की बात करें तो एक उदाहरण दिया है, आकाश से पानी बरस रहा है। हमने कभी आकाशों जैसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया, ठीक है ना। जनता, जनता बालू पर बैठी है, बालू यानी रेत, समझ रहे हैं आप। तो जनता बालू पर बैठी है, तो यहाँ पे जनता शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं किस तरह से किया गया है एक वचन में। हमारा घी शुद्ध है। अब यहाँ पे घी जो है आप समझ गए कि ये एक वचन में प्रयोग किया है किस तरह से, है ना। ठीक, सदा बहुवचन में प्रयोग किए गए शब्दों की अगर बात करें भाई, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमेशा से हम कैसे प्रयोग करते हैं, एक वचन में करते हैं। तो ऐसे भी तो कुछ शब्द होने ही चाहिए जिनका हम हमेशा से बहुवचन में प्रयोग करते हैं और उनका एक वचन में प्रयोग कभी नहीं किया हमने। अब वो शब्द कौन से हैं? जैसे दर्शन, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा से बहुवचन में किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया है, जैसे मैंने उनके दर्शन किए, उनके प्राण निकल गए। दो अलग अलग वाक्य हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप समझ गए किस तरह से यहाँ पे हमने ऐसे शब्दों को देखा जिनका एक वचन में सदैव से प्रयोग होते आ रहा है और बहुवचन में। आगे हमें यह भी बताया गया है कि समूह, समुदाय, वर्ग, जन, वृंद, गण, लोग जोड़कर बनने वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यानी कोई भी शब्द आपने मान लीजिए ऐसा देखा जिनमें ये सब जोड़ा गया हो, जैसे समूह जोड़ा हो,
समुदाय जुड़ा हुआ हो, वर्ग जुड़ा हुआ हो, जन जुड़ा हुआ हो, वृंद जुड़ा हुआ हो, गण जुड़ा हुआ हो, लोग जुड़ा हुआ हो, ये सारे के सारे जो शब्द फिर बनेंगे उनका प्रयोग बहुवचन में होगा। इसके साथ भी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे छात्रगण पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, छात्र के साथ में गण जुड़ा हुआ है, छात्रगण पढ़ रहे थे। और दूसरा वाक्य क्या है, वैष्णव जन दूसरों की पीड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो जन है उसको जोड़ा गया है वैष्णव के साथ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सब जुड़ने के बाद में इनका प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें जोड़ने के बाद में वो शब्दों का प्रयोग एक वचन में होने लगता है? तो हाँ, ऐसे भी शब्द हैं, जैसे सेना, दल और जाति। ये ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम किसी शब्द के साथ जोड़ें तो वो शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही है, हमारा दल अहिंसावादी है। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक वचन में प्रयोग हो रहा है। सेना एक है, दल एक है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब एक वचन से अगर बहुवचन बनाना हो तो उसके भी क्या है, कुछ नियम है। हम उन नियमों को एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हमें ना हो। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? अकारांत ऐसे शब्द जिनका अंत अ से होता हो, जैसे धर्म, राज, काज। इन सब में क्या हो रहा है? अ से अंत हो रहा है। मेरे पढ़ने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, ये अकारांत नहीं आकारांत लिखा है, ठीक है, यानी जिनका अंत आ से हो रहा है, जैसे राजा, रास्ता, बछड़ा, घोड़ा आदि शब्द। तो ऐसे जो शब्द हैं, और एक बात और याद रखिएगा, आ से अंत तो हो ही रहा है, लेकिन शब्द जो है ना वो पुल्लिंग भी है। स्त्रीलिंग शब्दों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यानी वो शब्द एक तो जो पुल्लिंग हो और दूसरा आकारांत हो, यानी जिनका अंत आ पर होता हो। उनके अंत में आ के स्थान पर क्या होता है, अगर हम ए लगा दें तो वो बहुवचन बन जाएंगे। अब आकारांत है तो आ से ही अंत होगा, लेकिन वहाँ पे आ की जगह हमें ए लगाना पड़ेगा उन्हें बहुवचन में बदलने के लिए। ऐसा लगता है ना, कुछ बातें हमें उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक वचन, फिर लिखा है बहुवचन। एक वचन का शब्द है, ध्यान दीजिए, बच्चा। बच्चा बोलिए एक बार, बच्चा। आ आया अंत में, अब आ हटा के ए लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बच्चे। ये बहुवचन हो गया। हमने क्या किया, बड़ी सरलता से आ हटा के ए लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है रास्ता, तो हमने क्या किया, हमने जो रास्ता लिखा है ना, इसमें रास्ता बोल के देखिए एक बार, रास्ता, इसमें आ आया अंत में तो हमने आ हटा के ए लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा रास्ते, हो जाएगा ना। तो रास्ते जो है वो कैसा शब्द हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। कितना सरल है, आ हटा के हमें ए लगाना है। कौन से शब्दों में, जो आकारांत पुल्लिंग है, यानी जिनका अंत आ से होता है और पुल्लिंग शब्द वो है। ऐसे ही बाकी के उदाहरण दिए हैं, मैं आपके सामने पढ़ दूं। कपड़ा, कपड़े, बछड़ा, बछड़े, तोता, तोते, पंखा, पंखा में भी आ रहा है, आ हटा के ए लगा दीजिए, पंखे हो जाएगा। जूता में भी आ है, हटा के ए लगा देंगे तो जूते हो जाएगा। घोड़ा, घोड़े, तो घोड़े जो है ये बहुवचन हो जाएगा, घोड़ा तो एक वचन है। कौवा, अब कौवा जो है वो कैसा है, एक वचन शब्द है, आ हटा के ए लगा दीजिए, कौए, तो ये कैसा हो गया, बहुवचन हो गया। पटाखा, पटाखे, लड़का, लड़के, मेला, मेले। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे उच्चारण पर भी ध्यान दे रहे होंगे और शब्द कैसे लिखा हुआ है उस पर भी ध्यान दे रहे होंगे। क्या आपने ये बात नोटिस की कि जब हमने कौवा लिखा था तो कौवा में क में औ की मात्रा है, लेकिन जब हमने कौए लिखा तो वहाँ पे औ की नहीं ओ की मात्रा आई। खैर, अब देखिए आगे क्या लिखा है। लेकिन चाचा, मामा, पिता, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बहुवचन रूप में आ का ए नहीं हो पाता। जैसे चाचा लिखा है और चाचा में आप ए लगा के आ हटा के उसे चाचे नहीं कह सकते, आपको चाचा ही कहना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में जब हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द देखे हैं
तो स्त्रीलिंग शब्द को भी देखना पड़ेगा, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत नहीं होगा, अकारांत होगा। यानी जिन शब्दों का अंत आ पे नहीं अ पे होता है उन्हें ही हम अकारांत कहते हैं। ठीक है ना। तो उनके अंत में अ की जगह पे ए लगा देंगे। ठीक है। यानी चंद्र बिंदी वाला जिसमें बिंदी भी हो। जैसे उदाहरण से इसको भी अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है एक वचन में रात, अब रात में ए लगा देंगे तो हो जाएगा रातें। अब ये जो रातें लिखा है इसको आप नाक बंद करके बोलेंगे ना तो सही उच्चारण नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक। पुस्तक पुस्तकें, भेड़ भेड़ें, मेज मेजें, सड़क सड़कें, बात बातें, रात रातें, दीवार दीवारें, सब में अ हटा करके ए लगा दिया है। तो ए लगाने से क्या हो गया है, ये बहुवचन हो गए हैं। कौन से शब्द है ये? स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत है, जिनका अंत अ पर होता है। कुछ और उदाहरण है जैसे बहन बहनें, लड़का लड़के, आँख आँखें, किताब किताबें। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो कि आकारांत हैं, यानी जिनका अंत आ से होता है। और इन शब्दों के अंत में आ के बाद में वही ए लगाना है, जिनसे ये भी क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे। जैसे अकारांत वाले बन गए थे वैसे ही ये आकारांत वाले भी बनेंगे। जैसे सेना, सेना लिखा है, अब इसमें हमने ए लगा दिया तो हो गया सेनाएं। ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे ना तो हमने आ के स्थान पर जो है वो शब्द बदले थे। यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में हमने क्या किया था, आ के स्थान पर ए लगाया था, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या करना है, हमें आ के बाद में लगाना है, आ के स्थान पर नहीं लगाना। आप ये फ़र्क को समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे कविता लिखा है तो कविता बोलिए, कविता, त में आ आया है अंत में तो हमें आ को तो रहने ही देना है, इसके बाद हमें ए लगाना है। ए भी कौन सा? जिसमें ऊपर चंद्रबिंदी लगी है। जैसे कविताएं। सभा लिखा है तो आ तो रहेगा, अंत में ए लग जाएगा, सभाएं। कथा कथाएं, माता माताएं, माला मालाएं, लता लताएं। आप सिर्फ देखिए नहीं, अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे साथ दोहराइए भी। जैसे इच्छा इच्छाएं, बोलिए महिला महिलाएं, बाला बालाएं, कन्या कन्याएं, घटना घटनाएं। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद में अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग आते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा को प्रकट करते हैं, लेकिन वो ईकारांत है। ईकारांत मतलब बड़ी ई जिनके अंत में आ रहा है। ठीक है। इनको अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो इसमें क्या होगा, या जुड़ जाएगा, या जिसमें ऊपर चंद्रबिंदी लगी हो। ठीक है। और इकारांत अगर है यानी जिसमें छोटा ई आ रहा है तो उसमें बड़ी ई को हम ह्रस्व करके या जोड़ देंगे, यानी जिसमें चंद्रबिंदी आ जाए। यानी दोनों में ही ये हो रहा है, लेकिन बस एक में हमें ह्रस्व करना है उसे। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, आपने वीडियो देखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिनमें एक मात्रा होती है ऐसे शब्द, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, किसकी अपेक्षा? दीर्घ स्वर की अपेक्षा। ठीक। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। जैसे एक वचन में लिखा है बकरी। अब बकरी में आप देख रहे हैं बड़ी ई है तो ये ईकारांत है, स्त्रीलिंग, तो इसमें हमें या लगाना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? बकरियां, तो जो बड़ी की मात्रा थी उसको हम छोटी की मात्रा यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। रीति, रीति का हो जाएगा रीतियाँ, तिथि का हो जाएगा तिथियाँ, रोटी रोटियाँ, मछली का क्या हो जाएगा? मछलियाँ, जाति का हो जाएगा जातियाँ, निधि का हो जाएगा निधियाँ, शक्ति का हो जाएगा शक्तियाँ, देवी का होगा देवियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ और नारी का हो जाएगा नारियाँ। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक। अब हम आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ेंगे। इसके बाद में लिखा है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या हो वहाँ पर या के स्थान पर या कर देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। अब आप कहेंगे या के स्थान पर या कर देने से, तो या में चंद्रबिंदी लग जाएगी। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द है और है ना, जैसे चिड़िया लिखा है, अब इसमें अगर आपको बहुवचन करना है तो चंद्रबिंदी लगा दीजिए, चिड़िया।
बुढ़िया और बुढ़ियाँ, खटिया और खटियाँ। अब आप उच्चारण में जो फ़र्क पैदा हो रहा है उसको भी समझिए साथ ही साथ। जैसे मैं जब कह रहा हूँ वह एक कुटिया है, कुटिया, तो कुटिया तो ठीक है। जब मैं कहता हूँ कुटियाँ हैं तो कुटियाँ हैं, वहाँ पे कई कुटियाँ हैं, तो कुटियाँ में चंद्रबिंदी लग गई। ठीक है ना। डिबिया और डिबियाँ, गुड़िया और गुड़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया। मुझे उम्मीद है आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा, अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद में लिखा है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ, बड़ा उ या औ आता है या औ होता है, मैं एक बार फिर से बताऊं आपको, कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंत में ना उ आएगा छोटा, बड़ा उ आएगा या फिर औरत वाला औ आएगा। उनमें हमें क्या करना है, बहुवचन अगर बनाना हो तो ए लगाना है और बस वो बहुवचन बन जाएंगे। और अगर बड़ा ऊ है तो उसको छोटा ऊ कर देना है। बहुत सरल है ना। उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे वस्तु, वस्तु में देखिए छोटे ऊ की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा रहने दीजिए, ऑलरेडी छोटा ऊ है, और अंत में ए लगा देना, वस्तुएं, है ना। तो वस्तु, वस्तुएं। अच्छा, बहु शब्द कैसा लगा आपको? इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो हम इसे क्या करेंगे, छोटे ऊ में पहले बदलेंगे, बहुएं, और फिर ए लगा देंगे, बहुएं। वधु का हो जाएगा वधुएं, गौ का हो जाएगा गौएं, धातु का हो जाएगा धातुएं, धेनु का हो जाएगा धेनुएं। स्पष्ट है? ठीक है। इसके बाद में हमें यह भी बताया है कुछ शब्दों के अंत में वृंद लगा है, वर्ग लगा है और जन लगा है, लोक गण ये सब लगे हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे मजदूर है तो मजदूर वर्ग कर दिया हमने, गुरु है तो इसमें जन जोड़ देंगे, हो जाएगा गुरुजन, आप में आप लोग जोड़ देंगे, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी वर्ग जोड़ देंगे, प्रजा है तो प्रजाजन हो जाएगा, विद्यार्थी गण भी हो सकता है, पक्षी है तो पक्षी वृंद, नेता है तो नेतागण, गुरु है तो गुरुजन। आपको वृंद का भी उदाहरण मिल गया ना, हम पक्षी वृंद कहते हैं, पक्षीगण नहीं कहेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें हैं जिन पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, उनके रूप कभी भी नहीं बदलते। जैसे कि घी, चाय, गिरी, छाया, क्षमा, पानी, याचना, कल, ये सब वह शब्द हैं जो ना तो एक वचन में बदलेंगे ना बहुवचन में, जैसे हैं वैसे ही इनका प्रयोग किया जाएगा। तो फिर जब इन्हें एक वचन में प्रयोग करेंगे या बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो पता कैसे चलेगा इनका, इनकी क्रिया के द्वारा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम से तो पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसके बाद लिखा है कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, जनता, दूध, वर्षा, आग, आकाश, प्रजा, भीड़। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आ रही है। इसके बाद लिखा है कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कहा है कि आंसू आ गए हैं, आंसू आ गया है, दोनों में क्या फ़र्क है बताइए? बहुवचन में प्रयोग हो रहा है ना। बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, तो ये सब क्या है? ये वो शब्द हैं जो कि बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। फिर है जैसे धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं। कौन सी जातिवाचक संज्ञाएं? जो किसका बोध करा रही है? धातुओं का बोध करा रही है। बात को ध्यान से समझिए, धातुओं का बोध करा रही है वो, और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। अच्छा, धातु क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना, मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हिंदी में भी एक धातु होता है, उसकी बात नहीं हो रही। तो धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञा दोनों ही एक वचन में प्रयोग की जाती। जैसे सोना, चांदी, सत्य, प्रेम, घृणा, इनका हमेशा उपयोग जब भी होगा एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होगा। ठीक। कुछ विशेष बात दी हुई है, उसे पढ़ेंगे। जैसे कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है। संबंध सूचक मतलब जो संबंध को बताए, जैसे नाना, मामा, दादा, काका, चाचा, पापा, ये हमेशा दोनों वचनों में एक समान रहेगी, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इसके बाद में बताया है
धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे सोना महंगा है परंतु चांदी सस्ती है। इसका उपयोग आप देख रहे हैं ना, एक वचन में ही हो रहा है। फिर लिखा है जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ तथा औ आते हैं उनके साथ जब ने, को, से, के लिए, का, के, की, में आदि परसर्गों का प्रयोग होता है तो बहुवचन सूचक ओ, यो, ओ हो जाता है। अब मैंने इसे अभी तो पढ़ दिया है लेकिन मैं समझा भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है परसर्ग मतलब क्या होता है? आपने अक्सर इन शब्दों का प्रयोग तो देखा ही होगा। का, के लिए, को, की, इन सभी को हम परसर्ग कहते हैं। कौन से सर्ग कहते हैं? परसर्ग, क्योंकि ये शब्दों के बाद आते हैं। तो हमें क्या बताया है यहाँ पे? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अ, आ, ई, उ ये सब आते हैं, औ आता है ना ऐसे शब्द। तो जब भी ऐसे शब्द आपके सामने आए और इन शब्दों के बाद में अगर कोई परसर्ग लगा हुआ हो तो आप बहुवचन सूचक शब्द को कैसे कर देंगे कन्वर्ट बहुवचन में? ओ लगा देंगे, यो लगा देंगे या ओ लगा देंगे। ओ मतलब ओ में बिंदी, यो और बिना बिंदी के ओ, तो हो जाएगा वो बहुवचन। उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे हमेशा की तरह। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है डाकू भाग गया, कितना सरल वाक्य है ना, डाकू भाग गया। अब अगर इसे बहुवचन में हमें बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा? डाकू भाग गए, ठीक। लेकिन अगर हमें इसमें परसर्ग लगाना है और उसके साथ बहुवचन में उसे बदलना है तो कैसे बदलेंगे? परसर्ग वही का लगाएंगे, के लगाएंगे, को लगाएंगे, के लिए लगाएंगे, की लगाएंगे, ऐसा। तो क्या करेंगे? भागे हुए डाकुओं को पकड़ो। तो भागे हुए डाकुओं को पकड़ो, बहुवचन है ना। जैसे लड़का लिखता है, लड़के लिखते हैं। अब परसर्ग लगा दिया ने, तो क्या होगा? लड़कों ने लिखा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ओ लगाया, लड़कों, लड़के का लड़कों हो गया, हमने क्या लगा दिया उसमें? ओ लगा दिया। ऊपर वैसे ही डाकुओं में भी हमने ओ लगाया था, है ना। इसके अलावा देखिए जैसे लिखा है गाय दूध देती है, फिर हमने लिखा गायें दूध देती है। गाय में देखिए आप बिंदी चंद्र बिंदी लग गई ऊपर, तो अब हमें इसमें भी ओ लगाना पड़ेगा। गायों ने दूध दिया। बकरी घास खाती है, बकरियां घास खाती है और बकरियों ने घास खाई। बड़े स्पष्ट है ना, सरलता से समझ में आ गया कि कैसे हम परसर्गों के साथ इन्हें बहुवचन में बदल सकते हैं, है ना, बहुत आसान। अब देखिए चौथा हमें दिया है जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। एक बार फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में जाति है, सेना है या दल है, तो उनका प्रयोग भी एक वचन में करते हैं। जैसे आज स्त्री जाति जाग उठी है या टिड्डी दल उड़ रहा है ना। तो आप बड़ी सरलता से समझ गए कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक वचन की बात हो रही है, स्त्री जाति की बात हो रही है, ठीक, टिड्डी दल की बात हो रही है। पांचवा क्या दिया है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे शब्द युग्म भी तो हैं। इनके बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं होगा। जैसे गाय भैंस है तो गायो भैंसों नहीं होगा, गाय भैंसों होगा। गाय भैंसों को उधर ले चलो, है ना। भेड़ बकरी है तो भेड़ों बकरियां नहीं होगा, भेड़ बकरियां पहाड़ी पर चढ़ रही है ना, चल रही है। कितना सरल है। बड़ी सरलता से हमने ये जान लिया कि क्या होता है वचन, एक वचन, बहुवचन क्या होते हैं, कैसे एक वचन को बहुवचन में बदलें और बहुवचन को एक वचन में बदलें। जान लिया ना बड़ी सरलता से। तो चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो इस अध्याय में हमें स्मरण में रखने चाहिए हमेशा, उनको एक बार पढ़ लें समझते हुए। पहला क्या लिखा है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरा है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर है ए या आदि जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। फिर लिखा है ऐसे पुल्लिंग शब्द जो आ से अंत नहीं होते उनके बहुवचन रूप प्रायः नहीं बदलते। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा था ऊपर। फिर लिखा है आंसू, समाचार, प्राण, दर्शन जैसे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग
होते हैं। बहुत ही सरल बात है ये तो। फिर लिखा है वर्षा, आग, हवा, पानी, घी जैसे शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। है ना बहुत ही सरल। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही, साथ में एक चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है करना वो है कमेंट। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, आपको आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।